हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कुछ चेंजेस हैं। मैं एक्चुअली वेबसाइट को पढ़ रहा था तो कुछ चेंजेस ऐसे नज़र आए जो अपडेटेड हैं और उन सब चेंजेस को आपके साथ शेयर करना ये मेरी जिम्मेवारी है। इस पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है हमेशा डॉक्यूमेंट को लेके। तो आज उन कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, अपडेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, अपने जो आपके पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में है जेन्युइन विजिटर डॉक्यूमेंट। देखो, आपको तब तक वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा जब तक आपकी इंटेंशन क्लियर ना हो, कि आप वीज़ा ऑफिसर को ये पता ना हो कि आप क्या करने आ रहे हो, आपका पर्पस क्या है, कितने दिनों के लिए रुकोगे। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इंटेंशन आपकी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले है कि आपके पास ये प्रूव होना चाहिए कि आप जो ऑस्ट्रेलिया विज़िट कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी विजिटर है, यानी आपकी इंटेंशन है वो टेम्परेरी है, वापस आप अपनी होम कंट्री चले जाओगे। इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले कि आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास पैसा है। हाँ, कि आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे, रहोगे और वापस चले जाओगे, यानी कि आपके पास फ़्लाइट टिकट खरीदने का, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में घूमने का पैसा होना चाहिए। अब पैसे को कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अब अपलोड कर सकते हो। पहले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई होता था, तो अब 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में 6 महीने की या 4 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैनेज करनी, पैसा बचा के रखना, वो काफ़ी लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात हो जाती है। उसके बाद में सैलरी स्लिप्स हैं, 6 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ऑडिटेड डॉक्यूमेंट हैं, यानी अकाउंट्स हैं। इसमें इनकेस अगर आपका बिजनेस है तो आपको सीए आपको प्रोवाइड करता है कि जी ये डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, इनकम आपके रिपोर्ट है, जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा पता लगेगा आपका बिजनेस किस तरीके से अर्न करता है। टैक्स रिकॉर्ड है, इसे आईटीआर कहते हैं। 2 साल की कम से कम आपके पास आईटीआर होनी चाहिए। हाँ, टर्म डिपॉजिट है। पहले जो टर्म डिपॉजिट हैं या फिक्स डिपॉजिट हैं उसे एज ए टाइस कंसीडर करते थे, आपको लिक्विड मनी यहाँ पे नहीं शो करता। हाँ, जो वीज़ा ऑफिसर है वो कंसीडर करते थे, बट अब टर्म डिपॉजिट है उसे भी साथ सबमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है। अगर आप इंडिया से हैं, आपके पास बैलेंस कम है आपके अकाउंट में, बट आपकी अर्निंग अच्छी है, मान लो कि अगर आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपया है और आपके अकाउंट में इतना ही बैलेंस पड़ा है, यानी कि 2 लाख ही पड़ा है, बट आपके क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है उसमें 10-12 लाख रुपए पड़ा है, तो आप उसके बेस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 15,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और मेरे अकाउंट में 15,000 ही पड़ा है, बट मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो 10 लाख की है, तो वो शायद आपके केस में काम नहीं आएगी। तो जेन्युइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हाँ, उसके बाद में क्या है कि देखो, ये जो चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इस पूरे पेज की अगर बात करें तो ये पेज हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है, कि हर कंट्री का जो, फॉर एग्जांपल हम इंडिया से हैं, लोग कनाडा से भी अप्लाई करते हैं, अच्छी अच्छी कंट्री से वीज़ा लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप इंडिया से 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो मेरी जो सलाह है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसा एप्लीकेंट आता है जिसके पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ एक डिक्लेरेशन लेटर ज़रूर लगाऊंगा कि जी ये 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है और ऐसा आपकी वेबसाइट पे मेंशन है, और इसका मैं लिंक भी दूंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि वहाँ पे 3 महीने मेंशन है, जिससे वीज़ा ऑफिसर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। उसके बाद में इनविटेशन लेटर है। अब इनविटेशन लेटर को भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, इनविटेशन लेटर में हम कैसे बताएं। तो सबसे पहले तो आप अपना रिलेशनशिप प्रूव करें। इनविटेशन आपको आपका दोस्त दे सकता है, आपका रिश्तेदार दे सकता है। उसके बाद में जो आपका पर्पस ऑफ विज़िट है और कितने टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो भी डिफ़ाइन करें। और अगर आप अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट दें। और अगर वो पर्सन आपके आने का खर्चा, आपके जाने का खर्चा, आपका ऑस्ट्रेलिया में जो खर्चा है यानी कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको उनके बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करने होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पैसे से जा रहे हैं और वो आपको अकोमोडेशन दे रहा है, तो कोशिश करें तब भी उनकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर साथ में सबमिट करें। यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपकी क्या एक्टिविटी है, आपका क्या प्लान है। अब यहाँ पे, हाँ देखो, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किया कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बट यहाँ पे आप अपना कवर लेटर अपलोड कर सकते हैं, ट्रैवल आइटनरी अपलोड कर सकते हैं।
और ट्रैवल आइटनरी जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है और आपने 5 सिटी की ट्रैवल आइटनरी दिखा दी कि जी मैं अलग अलग सिटी में जाऊंगा, यानी कि जब जाओगे तो ट्रैवलिंग होगा, कॉस्ट होगी। ऐसा नहीं है, जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। 5 लाख है, एक सिटी दिखाओ जिससे वीज़ा ऑफिसर को भी यकीन हो कि ये वापस इंडिया में आ जाएगा। और देखो कोई भी इंसान है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आज बैंक स्टेटमेंट में 5 लाख रुपया है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो मैं सारे पैसे खर्च के थोड़ी आऊँगा, क्योंकि इंसान पैसा कमाता है और वो काफ़ी मेहनत से पैसा कमाता है, तो जेन्युइन चीज़ें लगनी चाहिए। यहाँ पे आप ये भी कोशिश करेंगे जो आप ट्रैवल आइटनरी में दिखा रहे हो, जो आप प्लान दिखा रहे हो, वो आपके फाइनेंस के साथ ज़रूर मैच करें। अगर थोड़ा फाइनेंस है तो 10-12 दिन का टूर काफ़ी अच्छा होता है। आपको ये भी बताना होगा कि आप वापस क्यों आओगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आप अपने जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से आप एनओसी लेटर ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कॉलेज से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से लीव लेटर वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद में आपके जो फैमिली मेम्बर हैं इंडिया में हैं, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अपने वाइफ के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बच्चे के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बाकी आप मदर फादर के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आप वापस अपनी होम कंट्री जाओगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उसमें हर एक डॉक्यूमेंट को बताता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि ये क्यों डिक्लेरेशन मायने रखती हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट का मेंशन नहीं है, बट अगर आप टाइज डिक्लेरेशन लेटर साथ में लगाओगे तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को ये पॉइंट क्लियर करने में आसानी होती है। तो आप टाइज डिक्लेरेशन लेटर लगाएं जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को ये जो समझने में आसानी हो कि आप किन कारणों से वापस अपनी होम कंट्री जाओगे। अब टाइज होते कितनी तरह के हैं, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर आज अनमैरिड हैं, आप छोटी उम्र के हैं, तब भी आपके पास 4 तरह के टाइज होते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइज है, फाइनेंशियल टाइज है, आपके फैमिली टाइज हैं, आपके सोशल टाइज हैं। अगर आप अर्न नहीं कर रहे तो आपके पास एजुकेशनल टाइज हैं। तो काफ़ी जो ये स्ट्रॉन्ग टाइज माने जाते हैं। शादी हो जाती है तो काफ़ी अच्छे टाइज और कंसिडर होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट और रह गया, इसमें आपको एसेट आपको बताने होते हैं। देखो सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है, अब शायद यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखो ये टाइस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको वीज़ा ऑफिसर को ये समझाने में आसानी होती है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे, आपको वीज़ा मिलेगा, तब आप किसी कारण की वजह से वापस जाओगे। अब कारण क्या है कि आपके इंडिया में आपके काफ़ी अच्छे एसेट हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, आपके पास घर है, आपके पास ज़मीन है, कुछ भी हो सकता है। उस एसेट की वजह से आप वापस जाओगे। तो ये चेंजेस हैं, हालांकि इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और जितना मुझे मैंने बताना था और जो मुझे लगता है कि आप सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश करें आप इस पेज को पढ़ें, और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मैसेज करें या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।